बात कही चरित्र निर्माण, इस चीज के बहुत बड़े हिमायती थे गांधी जी। चरित्र से क्या मीनिंग हो गया? चरित्र क्या होता है? आचरण, आचरण कह लो, चरित्र कह लो। चरित्र से तात्पर्य है कि आप जीवन में किसी भी रिश्ते को किस तरीके से, मतलब एक रिश्ते की, हर रिश्ते की अपनी मर्यादा होती है, हर रिश्ते की अपनी एक मर्यादा है। भाई के साथ भाई जैसा व्यवहार, पिता के साथ पिता जैसा व्यवहार, माँ के साथ माँ जैसा व्यवहार, बहन के साथ बहन जैसा व्यवहार, पत्नी के साथ पत्नी जैसा व्यवहार, बच्चों के साथ, अगर आपके बच्चे हैं तो आप माता पिता जैसा का जो व्यवहार होना चाहिए। मतलब हर चीज को का एक लिमिट बनाया गया है, या हर चीज के लिए एक जो है पहले से ही सीमाएं तय हैं। अगर आप उन सीमाओं में हैं, दायरे में हैं, तो वही आपका चरित्र है। उन सीमाओं के दायरे में जो सीमाएं पहले से तय हैं, यानी कि भाई के साथ भाई जैसा व्यवहार, एक तय है ना सीमा की, भाई के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। दो भाई हैं, बड़ा भाई जॉब लग जाती है, छोटा भाई बेरोजगार है, तो एक भाई का कर्तव्य क्या होता है? अपने छोटे भाई को पढ़ाना, उसकी हेल्प करना। भाई तुम्हारी जॉब लग गई, अपने भाई का जीवन भी तो देखो, एक भाई का कर्तव्य होता है ना। तो अगर वो अपने उस भाई के लिए अपने उस कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, तो उसका चरित्र भाई के लिए अच्छा है। समझ रहे? अब माता पिता है, यदि हम माता पिता हैं तो हमारा जो चरित्र अपने बच्चों के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? बेहतर से बेहतर जीवन सुलभ कराना चाहिए उनका। अगर हम वो करा रहे हैं तो हमारा चरित्र अच्छा है। चरित्र से क्या तात्पर्य है कि आप उन सीमाओं को लांघ नहीं रहे हैं। जैसे हम कहेंगे कि रावण का चरित्र खराब था, गलत था, राम जी का अच्छा था। अगर दो एग्जाम्पल ले लिए जाए तो बिल्कुल सही बात है। रावण वो था जिसने दूसरी की पत्नी का हरण कर लिया, मतलब उस लिमिट को क्रॉस कर दिया। किसी की दूसरे की पत्नी का हरण नहीं करना चाहिए था, चरित्र उसका क्या हो गया? खराब हो गया। राम जी का चरित्र हमने पवित्र इसलिए कहा क्योंकि जब रावण की पत्नी रावण की मृत्यु के पश्चात ये देखने आती कि कौन है जिसने मेरे इतने महाप्रतापी पति को जो है मार डाला, मैं भी देखना चाहती हूं कि कौन है वो, कैसा है, तो उनकी छाया पड़ते ही राम जी हिचक जाते कि कौन है माता आप। समझे ना? तो एक लिमिट है ना, दूसरे के पत्नी के साथ या दूसरे के बहन के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए, तो वही जो है अपने आप में चरित्र है। फर्क है ना दोनों में। तो बस वो एक क्या है, एक्चुअल में एक लिमिट है, उस लिमिट के, उस दायरे के अंदर आप वो व्यवहार करते हो, तो वही आपके चरित्र को डिसाइड करेगा कि सही है या गलत है। ठीक है नहीं? आगे बात करते हैं। इन्होंने कहा कि संस्कृति को व्यक्त करने का प्रशिक्षण देना चाहिए। देखो, कल्चर को बहुत महत्व दिया है गांधी जी ने, इसको भी आपको ध्यान रखना है। संस्कृति, क्योंकि ये इनका कहना था कि संस्कृति क्या है? मानव की पहचान है। अब अगर हम अपनी पहचान को ही खो देंगे, अपनी संस्कृति को खोने का मतलब अपनी पहचान को खोना, और जब हम अपनी संस्कृति को ही व्यक्त नहीं कर पाएंगे तो हमें कभी अपनी संस्कृति में बिलीव ही नहीं होगा। क्योंकि आपको जिस चीज पे भरोसा होगा उस चीज को आप आगे लाओगे ना। तो मतलब कि बिलीव, संस्कृति किस पर टिकी हुई है? भरोसे पर। गांधी जी कहते थे कि ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए कि कोई भी व्यक्ति, बच्चा अपनी संस्कृति को व्यक्त कर सके। अर्थात व्यक्त करने से तात्पर्य है कि अपनी संस्कृति पर गर्व कर सके। जब उसको अपनी संस्कृति का वास्तविक पहलू, वास्तविक पक्ष पता होगा, पॉजिटिव पता होंगे बहुत सारे, तभी तो वो लोगों के सामने प्रदर्शित करेगा ना। आज भारत की स्थिति दुनिया में शाख ऐसे बन चुकी है, आप अगर धोती पहन के जाते हैं ना तो लोग हंसने के बजाय ताली बजा देंगे एक बार में। क्यों? क्योंकि आज हमने अपनी संस्कृति को अपनाया है, वो भी पूरे गर्व से। जब भी हम अपनी संस्कृति को खुद गर्व से अपनाते हैं ना, और जहां हमें लगता है हमारे चीज में तो ये बुराई है, और हम उससे ना थोड़ा सा कटने लगते हैं उस चीज, तो जो कि हमारी संस्कृति, हमारी पहचान है। अच्छा, भारतीय कहने का मतलब क्या है? अगर मैं वर्ल्ड ओवरऑल लेकर चलूं तो भारतीय कहने का मीनिंग क्या है? क्या है? भारत शब्द से ही अपने आप कैसी झलक मिलती है? सीधे साधे, सिंपल वेशभूषा वाले, सरल लोग, ये पहचान है हमारी, और ये भारतीय संस्कृति की पहचान है। और इसके कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर ये एयरपोर्टों में बहुत सारी जगहों पे चेकिंग होती है ना, वहां पर पूछते हैं किस देश से हो? इंडियन। अच्छा आप जाओ, बिना चेकिंग पे भी भेज देते हैं। ये कैसे संभव हुआ? पता चल गया ना, हमने अपनी संस्कृति दिखा दी कि हम कैसे लोग हैं, ईमानदार, शब्द और सरल स्वभाव।
हम गलत नहीं करते, ऐसा दिखाना पड़ता है अपनी संस्कृति को। अगर हम अपनी संस्कृति को अभिव्यक्त नहीं करेंगे तो लोग कभी भी हमारी संस्कृति से जुड़ना नहीं चाहेंगे। और क्यों जुड़ना चाहेंगे? जब आपको ही अपनी संस्कृति से दिक्कत है तो दूसरा क्यों जुड़ेगा? दूसरा तभी जुड़ेगा जब आपको अपनी संस्कृति से बहुत प्यार है। जैसे मैंने उत्तराखंड में एक और चीज मैं आपको बताऊं, हम जिनको जनजाति कहते हैं ना, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स, इनकी संस्कृति, ये अपनी संस्कृति से इतना जुड़े हुए हैं लोग, इनकी संस्कृति देखना चाहता है बाहर का आदमी। आप चाहे जौनसा रीजन में चले जाओ, आप चाहे उधम सिंह नगर वाले रीजन में चले जाओ, थारों को देख लो, थारो है जो, आप पिथौरागढ़ की तरफ जाकर के राजियों को देख लो, आप उत्तरकाशी और ये चमोली साइड जाकर के भोटिया लोगों को देख लो। ये सब लोग अपनी संस्कृति को बड़े गर्व से अपनाए हुए हैं और इसीलिए इनकी संस्कृति को दुनिया जानना चाहती है। और जब कोई किसी की संस्कृति को जानना चाहता है तो उससे पहले क्या है कि खुद वो लोग उस अपनी संस्कृति को जाने और अभिव्यक्त करें। तो यही तो कहना चाह रहे हैं गांधी जी कि शिक्षा ऐसी हो कि जो बच्चे को उसकी संस्कृति को अभिव्यक्त करने में मदद करे, अपनी संस्कृति से वास्तविक परिचय कराए उसका। ठीक है ना? अंग्रेजों ने जब शुरुआत में भारत में ये धर्म संबंधी, ये जो आज धर्मांतरण हम कह रहे हैं ना, ये शुरुआत कहां से होती है? ये लोग आए, इन्होंने हमारे हर चीज में, आप जानते हो ना कि अच्छाई और बुराई हर चीज में होती है। इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा इनके धर्म में क्या है, वर्ग भेद है, छोटा बड़ा बीच का, ये सब। उन्होंने कहा कि क्या कहा उन्होंने, देखो कहा तुम्हारा धर्म अच्छा है कहीं तो, तुम भी हिंदू या तुम भी मुस्लिम, वो भी हिंदू, वो भी दूसरा कह रहा है वो भी मुस्लिम, भाई फिर दोनों में भेद क्यों? तुम्हारा धर्म जो है इसका मतलब इसमें कमियां हैं, हमारे धर्म में देखो कोई भेद नहीं है, सब एक जैसे हैं, कोई छोटा नहीं बड़ा नहीं, कोई निम्न वर्ग नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, जो जो कर रहा है अपने अपने कामों से पहचाना जाएगा, बात खत्म। इससे क्या हुआ? लोगों को लगा सही तो कह रहे हैं ये, धर्म धर्म कह के हम थकते नहीं, जिन पंडितों के जो है पैर धोते हैं वही जो है हमारा शोषण कर रहे हैं, है ना? और समाज में जो है जिन क्षत्रियों को हमारी भी हिफाजत करनी चाहिए, वो लोग हमें जो है अपने साथ कहीं खड़े नहीं रहने देते, बैठने नहीं देते। ये इस तरह का भ्रामक प्रचार जो उन्होंने किया, अच्छाइयां थोड़ा ना बताइए। अगर कभी उस धर्म की अच्छाइयों तक पहुंचते तो वो तो ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है। ये तो सब तोड़ने के लिए किया गया, ये तो सब कुछ, और होता भी है, हर चीज में अच्छाइयां और बुराइयां दोनों होती है। ठीक है ना? आगे बात करते हैं। गांधी जी ने फिर एक और बात की, इन्होंने कहा जीविकोपार्जन योग्य शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि वो व्यक्ति को जब वो शिक्षा ग्रहण कर ले तो जीविकोपार्जन के योग्य बना दे, यानी कि उसको बेरोजगार की श्रेणी में न रखा जाएगा। तो वही है ना, व्यवसायिक शिक्षा अगर साथ साथ देते जा रहे हो, आप देते जा रहे हो, तो उसका स्किल डेवलप हो गया। अब जब स्किल जैसे डेवलप हुआ, अच्छा एक चीज सोचिए, आप एचएम करते हैं ना, लोग एचएम करते हुए मिल जाते हैं ना होटलों में काम, क्यों मिली? क्योंकि एचएम जो कोर्स है वो किस लिए कराया गया? स्किल को डेवलप करने के लिए उस सेक्टर में। तो किसी भी सेक्टर में अगर स्किल डेवलप होगा तो काम तो हर जगह चाहिए। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, अगर मैंने बीएड नहीं किया तो प्राइवेट स्कूलों में भी जॉब नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो संस्था है वो जानती है कि जिसने बीएड किया होगा तो उसको टीचिंग का प्रशिक्षण मिला होगा। प्रशिक्षण का मतलब है ट्रेनिंग। और गांधी जी कहते थे कि ये अलग अलग से हम क्यों दें, बाद में पहले से ही बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाए, इस प्रकार के जो ये एचएम आप बाद में करा रहे हो अलग से, है ना, अलग से कोर्स बना करके करा रहे हो, ये सारी चीजें पहले ही करवाओ ना। जिस बच्चे की जहां रुचि है करते जाएगा पढ़ाई के साथ साथ। क्या होगा कि जब उसकी शिक्षा कंप्लीट होगी तो किसी एक चीज में उसका स्किल इतना अच्छा हो जाएगा कि शिक्षा समाप्त होती नौकरी सामने होगी। अच्छी बात थी कहने को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, आज तक होता ही नहीं है। हर आपको अगर देखो, कोई भी आप ना बीबीए कर लो, बीसीए कर लो, बीटेक कर लो, या एचएम कर लीजिए, या फिर मतलब इस तरह के कुछ कोर्सेज बना रखे हैं, यहां आप कोर्स करो, आपको कंपनियां जॉब दे देंगी। ऐसा ही तो होता है। आप कितने भी काबिल हैं, कितने भी काबिल हैं आप अपने क्षेत्र में, आपको अपनी पहचान खुद बनानी पड़ेगी। आपको कोई जॉब नहीं देगा, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं जो ये प्रमाणित करता है कि आपके पास वो स्किल है। रखेगा ही नहीं सामने वाला। अगर कहीं मौका मिलेगा भी तो बहुत शोषण होगा। मतलब आप लायक है, आपको 1 लाख रुपए सैलरी मिले तो आपको वो जो है 20,000 में 10,000 रुपए में
पूरा जो है शोषण कर लेगा, कंप्लीट ही होगा। ठीक है ना। तो इसलिए जो है इन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि बच्चा जब शिक्षा कंप्लीट कर ले तो उसके बाद उसको भटकना ना पड़े, वो बेरोजगार की श्रेणी में ना आए। तो गांधी जी की शिक्षा के ये उद्देश्य थे। और इनका अब मैंने कहा एक चीज कि गांधी जी तीनों चीजों को मानते थे। तो गांधी जी के आपको एक वाक्य को याद रखना पड़ेगा। ये क्या कहते थे? सत्य, अहिंसा और प्रेम, ये तो थे गांधी जी के आदर्श वाक्य। तो सत्य किसको डिनोट करता है? सत्य डिनोट करता है आदर्शवाद को। किसको डिनोट करता है? आदर्शवाद को। और ये जो अहिंसा है ये किसको डिनोट करता है? ये अहिंसा, हिंसा न करना, किसको डिनोट करेगा? प्रकृति को या व्यवहार को। क्योंकि प्रयोजनवाद है ना, प्रयोजनवाद को हमने कहा था व्यवहारवाद भी कहते हैं। तो अब आप बताइए अहिंसा किस में आएगा? प्रकृतिवाद में आएगा या फिर जो है प्रयोजनवाद में आएगा, यानी कि व्यवहारवाद? क्योंकि नाम तो प्रयोजनवाद ही आएगा, व्यवहारवाद उसका एक और नाम है। पक्का? ठीक है। और कुछ? और किसी को, सबको ये लगता है कि ये इसी में आएगा, अहिंसा जो है प्रकृतिवाद में आएगा? श्योर हो आप? अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। अहिंसा किस में आता है? प्रकृतिवाद में आता है। क्योंकि हम क्या कहते हैं? ये हिंसक प्रवृत्ति का, ये अहिंसक प्रवृत्ति का, वो प्रवृत्ति ही तो है जो फिर प्रकृति बन जाती है। मतलब प्रवृत्ति का मतलब क्या हो गया? एक तरह की आदत। अब वो आदत बनते बनते तो फिर वो नेचर बन जाएगा ना। आदत ही तो नेचर में शुमार होती है, प्रकृति में। तो यहां पर जो है अहिंसा क्या हो गया? प्रकृतिवाद हो गया। प्रेम क्या हो गया? प्रेम क्या है अपने आप में? व्यवहार ही तो है भाई, प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो बस प्रेम को व्यवहार की जगह यहां पे हम लिखेंगे प्रयोजनवाद, क्योंकि ज्यादा फेमस नाम क्या है? प्रयोजनवाद है। इसी का दूसरा नाम क्या है? व्यवहारवाद है। गांधी जी के 3 शब्दों में ही 3 वाद छुपे हैं, यानी कि तीनों वादों, तीनों जो है ये आदर्शवाद भी, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, तीनों को मानते हैं ये। अब किसी एक में इनको नहीं रख सकते क्योंकि इनके लिए तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं सत्य में थोड़ा ज्यादा बिलीव करता हूं, अहिंसा में थोड़ा कम, ऐसा तो नहीं कहा ना। तीनों को इक्वल में रखा। तो सत्य, अहिंसा और प्रेम, ये जो है सत्य जो है आदर्शवाद में इसका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आदर्शवाद क्या कहता है? वो कहता है कि जो अंतिम सत्य है ना वो भी यही है, सत्य की खोज ही है। सत्य को जानना ही तो आदर्शवाद है। प्रकृतिवाद क्या कहता है? कि इंसान की जिस प्रकार की प्रकृति है, अब इसमें चाहे हिंसक हो अहिंसक हो, एक ना एक प्रकृति तो होती है ना। आतंकवादी है, आतंकवादियों की प्रकृति कैसी होगी? हिंसावादी होगी। लेकिन वो उनकी क्या है? ऐसी प्रकृति बन गई है। पहले प्रवृत्ति बनाई, आदत बनाई, कारण बने ना। कारण से क्या हुआ? उस काम को लगातार करना पड़ा। अब कोई काम आप लगातार करेंगे तो वो आपकी आदत बनेगी, और जैसे ही आपकी कोई काम आपकी आदत में शुमार होगा तो आपका नेचर भी वैसा ही बन जाएगा जो आप काम कर रहे हैं। भाई आप गलत काम करोगे तो आपका नेचर उसी तरह का बन जाएगा कि नहीं? ये मानते हो आप सही काम करोगे तो आपका नेचर सही बन जाएगा, ये फैक्ट है। और उसी तरीके से प्रेम जो है ये क्या है? व्यवहार का एक रूप है। तो ये प्रयोजनवाद है। क्लियर हो गया? इसलिए हमने कहा था तीनों को मानते हैं। शिक्षण विधि की अगर मैं इनकी बात करूं, इन्होंने कहा था कि शिक्षण विधि में एक तो करके सीखना, महत्व देना चाहिए किसको? स्वयं करके सीखना, मतलब बच्चे को खुद करे और जो है तब सीखेगा वो। दूसरा इन्होंने कहा था अनुभव द्वारा सीखना, यानी कि जब कुछ करेगा तभी तो कुछ अनुभव होगा। अब अनुभव होगा तो फिर सीख जाएगा हमेशा के लिए। तीसरा इन्होंने कहा सीखने की प्रक्रिया में मदद। अब ये मदद 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है अध्यापक के द्वारा जो बच्चों को हेल्प करे जब वो कुछ कर रहे हैं। एक होती है आपस में भी होती है मदद। भाई माना आपका हिंदी अच्छा है, इनका मैथ्स अच्छा है, इनका हिस्ट्री अच्छा हो सकता है, इनका पॉलिटी अच्छा हो सकता है। अब पेपर बना 4 सब्जेक्टों से, है ना। टीचर ने कहा कि भाई मुझे एक टीम बना दी आपकी 4-4 लोगों की, कहा कि हल करो। तो मैथ वाला मैथ में सबको हेल्प करेगा कि भाई ऐसे बनते हैं मैथ के सवाल, साइंस वाला साइंस में करेगा, हिंदी वाला हिंदी में करेगा, समझ रहे? तो इससे क्या होगा? एक दूसरे की। आपने एक और चीज देखी होगी, अगर अभी कभी आपने, जो मुझे भी ये अनुभव अपने जीवन का है, कि जब हमारा दोस्त हमें कुछ नई टेक्निक बताता है ना क्वेश्चन हल करने की, वो हमेशा याद रह जाती है।
मैं मैथ्स में 2-3 ऐसी टेक्निक है आज भी मेरे पास जो मेरे दोस्तों ने बताई, शॉर्ट विधि, वो कभी नहीं भूला। फिर मैंने बहुतों को बताई, वो ऐसा भी है। वो अलग बात है कि मैंने बताते समय ये नहीं कहा होगा कि मेरे दोस्त ने सिखाई है, ये मानव का व्यवहार है, क्योंकि उसने पूछा नहीं ना ये कहां से सीखी, क्या पता मैं सच बोल देता। तो कहने का मतलब है वो हम जल्दी सीखते हैं जब आपस में, और दोस्त जब, यानी कि दोस्त क्या होता है ना, वहां पर हमारी एक मेंटेलिटी रहती है, अच्छा इसको इस लेवल का भी पता है। और जहां पर हमने दिमाग पे जोर दिया ना, मेरे लेवल का है लेकिन इसको ये चीज पता है, तो जहां पर दिमाग पे हम जोर देते हैं तो वो चीज फिर हमारे अंदर ज्यादा मात्रा में आ जाती है। एक होता हवा में सुनना, हाँ ठीक है, जो चीज आपको पता है ना कभी आप उसको सीरियसली नहीं सुनोगे, आप कहोगे तो मेरे को भी पता है, ठीक है, बकवास हो रहा है। जो चीज आपको नहीं पता है ना उसको आप सुनना चाहोगे, अच्छा ऐसा भी होता है क्या, और वो चीज याद भी रहती है। ठीक है, एक तो इन्होंने ये कहा कि मदद, अब ये मदद ये क्लियर नहीं है कि ये टीचर से कह रहे हैं या बच्चों के आपस में, तो दोनों तरीकों से होती है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में मदद इन्होंने कहा, तो ये 3 जो विधियां हैं इनको ज्यादा प्रेफर किया गांधी जी ने। अगर शिक्षक की बात करें तो इन्होंने शिक्षक के लिए एक बड़ा अच्छा शब्द बोला, इन्होंने कहा शिक्षक कैसा होना चाहिए, इन्होंने कहा ऐसा होना चाहिए जो शिक्षा को व्यवसाय न मानकर सेवा माने। वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है जो व्यवसाय न बना करके शिक्षा को सेवा के रूप में दे, और क्योंकि सेवा हमेशा ही जो है अच्छा फल देती है व्यवसाय के मुकाबले, क्योंकि व्यवसाय तो कहीं ना कहीं आपको कुछ इधर उधर करने के लिए भी मजबूर करेगा, सेवा का भी, सेवा तो निस्वार्थ है। उन्होंने कहा शिक्षक को ऐसा होना चाहिए और सत्य का आचरण करने वाला होना चाहिए, माने जो सच बोले। उन्होंने कहा सहिष्णु होना चाहिए, जिसका सभी के साथ जो है कैसा होना चाहिए बर्ताव, मतलब सबके साथ घुल मिल जाए तो सहिष्णु। और तीसरा इन्होंने कहा कि ज्ञान का भंडार भी होना चाहिए, जो वो ज्ञान दे रहा है उस ज्ञान पर उसकी पकड़ भी होनी चाहिए मजबूत। और चौथा इन्होंने कहा धैर्यवान होना चाहिए, क्योंकि बच्चा बहुत क्वेश्चन करेगा, केवल धैर्यवान शिक्षक ही लंबे समय तक उसको सुन सकता है और उसका बहुत अच्छे से निवारण कर सकता है, क्योंकि पहले तो बच्चा बहुत क्वेश्चन करेगा, दूसरा आपको समझाने में बड़ा कष्ट होगा, इतना आसान नहीं होता है किसी को सेटिस्फाइड करना, तब तक गुस्सा आ जाता है, फिर डांट दिया टीचर ने तो बच्चा कल से पूछेगा ही नहीं, देगा छोड़ो। तो धैर्यवान इसलिए होना चाहिए कि जब तक उसकी शंका का निवारण न हो तब तक टीचर जो है धैर्य से उसको सिखाता है। ठीक है ना, अच्छी बात कही इन्होंने। अब बात करते हैं, तो ये गांधी जी के जो विचार थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, टाइम हो गया, इनमें पता नहीं चल रहा, मैं कोशिश ये करता हूं, मैं सोच रहा था आज कम से कम अरविंदो घोष तो मैं कर ही दूं। वैसे अरविंदो घोष है 10 मिनट का, 10 मिनट करवा दूं, क्योंकि इसमें ज्यादा है नहीं। अरविंदो घोष की सिंपल सी बातें मैं आपको बता दूं। इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 को। अरविंदो घोष का, ये 10 मिनट लगेंगे इसमें, क्योंकि इनकी जो शिक्षा है ना ये आप बहुत जल्दी इसलिए ये पता है अपने आप में क्या थे, ये महात्मा तरह के थे। गांधी जी को तो खाली उपाधि मिली थी महात्मा, ये वास्तव में महात्मा व्यक्ति थे, साधु टाइप के लोग। ये एक्चुअल में इसका रीजन क्या था कि इनके पिता, जब इनका जो जन्म हुआ था कलकत्ता में हुआ था, और 15 अगस्त के दिन 1872 में एक संपन्न परिवार में हुआ था, बहुत संपन्न परिवार में। इनके पिताजी पेशे से डॉक्टर थे और इनके घर के नौकर भी अंग्रेजी बोलते थे, मैं आपको ये बता दूं। तो सोचिए आप, ठीक ठाक नौकर थे। तो इन्होंने भी किसको ढूंढा, देखो पैसा इनको विरासत में मिल गया, नाम भी विरासत में मिल गया, सब कुछ। तो इनका काम क्या रह गया था, खुद को जानना। खुद को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, संसार से थोड़ा सा अलग जाना पड़ेगा। बात हुई थी ना शिक्षा कब मिलती है, ग्रह त्यागी, घर छोड़कर थोड़ा इधर उधर जाओ, वनों में जाओ, प्रकृति में जाओ। कई कई बातें बहुत सही है, अब मैं किसी का पक्ष तो ले नहीं सकता, भाई हमें तो सब पढ़ने हैं, सब पढ़ाने हैं। तो इन्होंने भी क्या किया कि अपने आप को जानने के प्रयास करनी चाहिए, और इनकी 2 ही रचनाएं इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। अरविंदो घोष की रचना है नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, क्योंकि यहां पे बात हो रही शिक्षा की, तो इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी है नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एक तो ये बुक है, इनकी दूसरी बुक इंपॉर्टेंट है, वो है ऑफ एजुकेशन, ऑफ एजुकेशन। ये दोनों आपको ध्यान रखना है, 2 ही बुक है।